आज हम लोग करेंगे डायरेक्ट टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी किसको बोलते हैं? जब एम्प्लॉयर से कोई एम्प्लॉय को एवरी मंथ में एवरी ईयर में जो पैसा मिलता है, एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारा चीज एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सैलरी सबको बोलते हैं, जो जो लोग किया है पहले बोलते हैं जो डिफिकल्ट चैप्टर है, मतलब इतना कुछ है याद रखने का, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम सम चैप्टर को एकदम छोटा में कर देते हैं, उसके बाद एक एक चीज डिस्कस करेंगे तो इजी हो जाएगा। छोटा मतलब पूरा जितना भी चैप्टर सैलरी का प्रोविजंस है सारा हम 3 पेज के अंदर डाल देते हैं, तो ये छोटा हो गया। उसके बाद एक एक प्रोविजन सीखेंगे, इजी हो जाएगा, बहुत इजी है। हार्डली 8-10 तो सेक्शन याद रखने से याद हो पूरा सैलरी कंप्लीट। छोटा मोटा प्रोविजन है और थोड़ा टेक्निकल मैटर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सैलरी एकदम इजी वे में करा देंगे। तो सैलरी टैक्सेबल होता ड्यू और रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर। सैलरी टैक्सेबल होता ड्यू और रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर। मतलब तुम पहले ऑफिस कर लिया, सैलरी बाद में लिया, जो ईयर में ऑफिस किया उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। ड्यू पहले हुआ है, या एडवांस ले लिया, नेक्स्ट ईयर का सैलरी अभी लिया तो रिसीव पहले हो जा रहा है, तो तब टैक्सेबल होगा। मतलब ड्यू और रिसीव व्हिच एवर इज अर्लियर। चैप्टर का हेडिंग करो इनकम फ्रॉम सैलरी। चैप्टर का हेडिंग करो इनकम फ्रॉम सैलरी। डायरेक्ट टैक्स में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें छोटा छोटा प्रोविजन भी होता है बहुत कुछ, जिसका पर क्वेश्चन भी होता है। सैलरी इज टैक्सेबल salary is taxable on the basis of due or receipts whichever is earlier। due or receipts whichever is earlier। salary is taxable due or received whichever is earlier। जो पहले होगा तब टैक्सेबल होगा। सैलरी डिफरेंट नाम पे होता है। स्टूडेंट लोग का कंफ्यूजन हो जाता है, किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे, कहाँ लिखे कैसे लिखे, कौन सा कॉलम में लिखे, बहुत सारा कंफ्यूजन है। एकदम क्लियर हो जाएगा। हम जो स्टार्टिंग में 3 पेज का नोट दे रहे हैं अभी, वो 3 पेज में सारा चीज खत्म, सब याद रखा। और 3 पेज याद रखने का ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तुम लोग ऊपर में 2 लाइन लिखने का जगह छोड़ दो, लिखने के बाद जगह छोड़ने के बाद ऊपर में 3 लाइन ड्रॉ कर लो, फुल पेज। जिस जिसका हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा है 3 पेज आसपास नोट होगा।
टान ही लो 2 पेज आसपास, 3 लाइन। टैक्स में ऑलवेज लाइन ड्रॉ करोगे 3 लाइन। थोड़ा जल्दी करो। तीनों रुपीस का कलम है। टॉप ऑफ द पोर्शन जो जगह छोड़े हैं वहां पे 3 लाइन लिखना है। वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर मानो एक्स, comma, a resident individual for the assessment year 2021-22 relating to previous year to previous year 2020-21। ये सब सामने लिखना है। हमें एक बार लिख दिया और नहीं लिखेंगे, तुम लोग ईच एंड एवरी सम का ऊपर लिखोगे। पहले 2 कॉलम तो ठीक है, थर्ड कॉलम में हम लोग उतना पोर्शन भेजेंगे जितना टैक्सेबल सैलरी होगा। मतलब थर्ड पोर्शन में ओनली टैक्सेबल सैलरी को बाहर में भेजेंगे, जो एग्जेम्प्टेड है और अंदर में कैलकुलेट करेंगे। जितना जिसका ऊपर टैक्स देना है उतना पोर्शन थर्ड कॉलम में भेजेंगे, और एग्जाम में थर्ड कॉलम में टैक्सेबल सैलरी नहीं लिखना है, रुपीस ही लिखना है। हम तुम लोग को समझाने के लिए थर्ड कॉलम में जो कुछ चीज लिखेंगे वो टैक्सेबल पोर्शन होगा। सैलरी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 4 पार्ट याद रखने से हो जाएगा, हो गया सैलरी। फर्स्ट पार्ट नंबर 1, इसमें जो कैश नेचर रेगुलर मिलता है वो लिखते हैं। जैसे बेसिक सैलरी लिखो, बेसिक सैलरी ये क्या होगा, पर मंथ जितना मिलता है इंटू 12, 1 साल का ही करेंगे। थर्ड कॉलम में जा रहा मतलब पूरा टैक्सेबल वो है। डियरनेस अलाउंस शॉर्ट फॉर्म में डीए बोलते हैं, और डियरनेस पे बोलते हैं, डीपी बोलते हैं। थर्ड कॉलम सब कुछ पूरा साल का लिखेंगे। बोनस, अभी जो पूजा टाइम में बोनस दिया है, फेस्टिवल बोनस, थर्ड कॉलम में लिखेंगे, फुल्ली टैक्सेबल। बोनस का साइड में ब्रैकेट देके लिखो, बोनस का साइड में ब्रैकेट देके लिखो रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट बेसिस में टैक्सेबल होगा। बोनस डिक्लेयर करने से एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, एम्प्लॉय को मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, बेसिक, डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन,
एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, ये सब क्या सीधे थर्ड कॉलम में भेज देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है। फर्स्ट पार्ट में बेसिक डे बोनस, ओवर टाइम कमीशन, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी। लीव सैलरी मतलब छुट्टी के बदले में पैसा। ये जो तीन है, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, ये तीनों स्टार देके रखो, इसका कैलकुलेशन अलग से होता है, मतलब ये तीनों का प्रोविजन है। अभी हम थर्ड कॉलम में लिख दे रहे हैं, पर तीनों का कैलकुलेशन सीखना होगा, रूल्स है। ये पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया, कुछ भी नहीं है। कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट पार्ट में बेसिक डे बोनस, ओवर टाइम कमीशन, एरिया सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी। फर्स्ट पार्ट सीधे थर्ड कॉलम में लिख देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तीनों को छोड़ के कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। हम सेकेंड पार्ट में बोलते हैं अलाउंसेस को कैलकुलेशन करेंगे। अलाउंसेस, अलाउंसेस एम्प्लॉय का नाम पे कुछ भी कैश देता टैक्सेबल हो जा रहा है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको डिफरेंट नाम, डिफरेंट काम पे पैसा देने लगता है। डिफरेंट काम पे मतलब घूमने जाओगे, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस दे देते हैं। बेटा पढ़ेगा, ठीक है, चिल्ड्रन अलाउंस दे देते हैं। ऐसे पैसा देने लगा, बेसिक कम दिया, अलाउंस से ज़्यादा देने लगा। तब गवर्नमेंट को देखा जब कुछ रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तब गवर्नमेंट चारों तरफ से बाइंड कर रहा है एम्प्लॉय को कि तुमको एम्प्लॉयर जैसे भी पैसा दे वो टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा। अलाउंसेस, अलाउंसेस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन नेचर का होता है। फर्स्ट पार्ट अलाउंसेस का, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब सीधे थर्ड कॉलम। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या है? फुल्ली टैक्सेबल मतलब हम लिख देते हैं, थर्ड कॉलम में लिखेंगे, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। और एक चीज याद रखना, इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्या खर्चा हुआ नहीं देखोगे, तुम बोलोगे ये क्या बात है। एग्जाम्पल दीजिए आप, हम एग्जाम्पल देते हैं। सोचो कंपनी तुमको मेडिकल अलाउंस दिया, तुम लोग नहीं लिखोगे अभी। कंपनी तुमको मेडिकल अलाउंस दिया, रिसीव्ड 30,000 मेडिकल अलाउंस दिया। तुम मेडिकल पर्पस में खर्चा किया है। मेडिकल अलाउंस किस लिए देता है? ट्रीटमेंट के लिए देता है कंपनी। तुम मेडिकल पर्पस में एक्सपेंडिचर कितना किया, मानो 25,000 रुपये तुम खर्चा कर लिया मेडिकल एक्सपेंस। मेडिकल एक्सपेंस कितना किया? 25,000। टैक्सेबल कितना होगा? 30,000। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब तुम्हारा हिसाब से 25,000 5,000 होना चाहिए, तो नहीं, इसलिए हम लिख दिए जितना कंपनी से मिला उतना ही टैक्सेबल, मतलब थर्ड कॉलम
इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्या बोले समझ में आया? कितना खर्चा हुआ मेडिकल पर्पस में नहीं देखना है, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल, सीधे थर्ड कॉलम में भेज देंगे, कोई कैलकुलेशंस नहीं होगा। ऐसे दो चार तो एग्जाम्पल देते हैं, बुलेट्स दे के लिखेंगे। मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, कमा कमा दे के लिखो ना, बहुत सारा लिखना है। प्रोजेक्ट अलाउंस, तुम कोई प्रोजेक्ट में भेजा, जो एक काम करके आ जाओ, प्रोजेक्ट अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये क्या है? तुम किसी कॉलेज में काम करते, तुमको कॉलेज अथॉरिटी बोला तुमको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे, बाहर में ट्यूशन नहीं कर सकते। जिन लोग डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, वो बोला बाहर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, समझे? अब देखो डेपुटेशन अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, फैमिली अलाउंस। फैमिली, सोचो खर्चा बढ़ गया, एम्प्लॉयर को जाके बोले ठीक है एक अलाउंस बढ़ा देता है, फैमिली अलाउंस। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस, कोई भी नाम पे दे, अलाउंस बोल दिया। स्पेशल अलाउंस, कोई कैलकुलेशंस नहीं होगा, और भी कोई भी नाम पे दे। लंच टिफिन डिनर अलाउंस, क्यों होता है ये सब? कंपनी ऐसे रिमोट जगह में काम होता है, वहां पे कुछ मिलता ही नहीं है, कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो तुम ये मेंटेन करो, कंपनी तुमको पैसा दिया जाए। लंच टिफिन डिनर अलाउंस, ये सब का कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। कोई भी नाम पे कुछ भी अलाउंस दे, फुल्ली टैक्सेबल, कितना खर्चा किया देखने का जरूरत नहीं है। हम दो चार तो नाम लिखे, मतलब ये एंड नहीं है, बता रहे हैं, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। तुम बोलोगे हमको कैसे याद रहेगा इतना सारा, कौन सा फुल्ली कौन सा पार्टली? हम बोलेंगे सिर्फ पार्टली अलाउंस दो चार तो याद रखो, तो बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, सारे फुल्ली टैक्सेबल, कोई भी नाम पे दे। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के बारे में हम बोले। फर्स्ट पार्ट में हम क्या बोले? बेसिक डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, एरिया सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, सीधे थर्ड कॉलम। हम बोल बोल के तुम लोग को याद करा देंगे। सेकेंड पार्ट में फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, जो जितना भी खर्चा कर लिया, मानो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 20,000, खर्चा किया 25,000, पूरा 20,000 ही टैक्स है। कुछ खर्चा हुआ क्या हुआ नहीं देखना है, सामने दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए।
तो हम लोग सारा खर्चा को इग्नोर करेंगे, इसलिए इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर लिख दिए हैं। बी पार्ट अलाउंसेस, डेपुटेशन अलाउंस। सोचो तुम्हारा स्कूल में वैकेंसीज आया है, तो कोई टीचर बोला जो हम बाहर में जाएंगे बीएड करने, उसका साइट खाली हुआ। अब बीएड जब करके आएंगे और टीचर एक रिक्रूट होगा, तो आउटसाइडर किसी को उसका जगह लिया जाता है, बदले में जो पैसा दिया जाता है, दैट इज डेपुटेशन बोलते हैं। तुमको किसी का बदले में किसी का पर्पस में जो काम करते हो वहां से जो पैसा मिलता उसको डेपुटेशन अलाउंस बोलते हैं। ठीक है। बी पार्ट में हेडिंग करो पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली exempted। partly taxable, partly exempted allowances। सिर्फ इसी में तुमको प्रोविजन फॉलो करना है। सारा अलाउंस में अलग अलग प्रोविजंस है, थोड़ा याद रखना है इसको, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। इसमें दो चार तो नाम लिख देते हैं जो पार्टली टैक्सेबल होगा। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैसे करोगे देख लेता है, देख लो पहले, बाद में लिखोगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड, जितना मिला उतना मिडिल कॉलम, मानो 40,000 तुमको चिल्ड्रन एजुकेशन पर्पस में कंपनी से पैसा मिला, ये पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, इसको मिडिल कॉलम में लिखेंगे। लेस एग्जाम्पशन होगा, ये याद रखना है। एग्जाम्पशन मतलब छूट मिलेगा। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 क्या एग्जाम्पशन है? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड मतलब 100 इंटू 12 इंटू 2 कितना हो रहा है? 2400 पर में 37,600 टैक्सेबल होगा। किसी का 3 चाइल्ड है, 3 चिल्ड्रन है तो 2 ही करेंगे, और जिसका 1 है 1 लेंगे, जिसका 2 है 2 लेंगे, मतलब 2 से ज़्यादा डिडक्शंस नहीं मिलेगा। ये है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का कॉन्सेप्ट। ऐसे पार्टली टैक्सेबल जो भी अलाउंस लिखेंगे पहले मिडिल कॉलम में लिखेंगे, वहाँ से जो रूल है एग्जाम्पशन का रूल माइनस करके बाहर लिखेंगे। समझे? करो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तुम लोग कैसे लिखोगे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड, मिडिल कॉलम में टिक मारो, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014, मैक्सिमम ₹100 पर मंथ पास है, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, टिक मारोगे, ब्रैकेट करके बाहर। ऐसे तो 10 पेज पे जाएगा। नेक्स्ट जो पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है उसका बारे में बोल रहे हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013 है, लिखो 1014 ₹100 पर मंथ पाँच है, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। इसके बाद लिखो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस रिसीव,
चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड, मिडिल कॉलम लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014, जो 100 वहां पे था ना, यहाँ पे होगा 300 पर मंथ पर चाइल्ड, रुपीज 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। माइनस करेंगे, माइनस करके थर्ड कॉलम, अब लिखो नेक्स्ट, ट्रैवलिंग कार ट्रांसपोर्ट कॉन्वेंस अलाउंस रिसीव, मिडिल कॉलम, मीनिंग आसपास सेम है। ट्रैवलिंग कार ट्रांसपोर्ट कॉन्वेंस अलाउंस रिसीव, इसमें रूल है जितना ऑफिस पर्पस में खर्चा करोगे उतना एक्सेप्टेड है। लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 कितना, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑफिस पर्पस उतना एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी चल जाएगा थर्ड कॉलम में। समझे? ये प्रोविजन याद रखना है तुमको। क्या याद रखना है? चिल्ड्रन अलाउंस 100 याद रखना, हॉस्टल अलाउंस 300 याद रखो, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफिस पर्पज जितना खर्चा होगा उतना एग्जेप्टेड याद रखो। ऑफिस पर्पज में खर्चा नहीं दिया तो क्या करेंगे? सीधे थर्ड कॉलम, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अब लिखो यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव, यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव, यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए कंपनी पैसा देता है ना। हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं नर्सेस, यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ता। क्या वोडाफोन कस्टमर केयर में जो लोग यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ता। पुलिस डिफेंस में जो लोग काम करते हैं यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ता। तो गवर्नमेंट के सफाई करने का खर्चा भी सफाई करके देंगे इन लोग को। तो यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए उन लोग को कुछ लमसम दिया जाता है। क्या बोले समझ में? तो उसको यूनिफॉर्म अलाउंस बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पशन कितना होगा? यूनिफॉर्म पर्पस में जितना खर्चा किया उतने एग्जाम्पशन। कुछ नहीं बोला, हम मानेंगे पूरा खर्चा कर लिया, मान लेंगे। तो लिखो लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 कितना, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर यूनिफॉर्म पर्पस एग्जेम्प्टेड होगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा।
ठीक है। हाई हील अलाउंस, रिसीव, जितना भी रिसीव होगा मिडिल कॉलम। हाई हील मतलब, इसका मतलब चप्पल हील वाला नहीं, वो नहीं बोल रहे, पढ़ने से ज़्यादा नहीं। हिल मतलब हिल स्टेशन, ऑल्टीट्यूड, सियाचेन लद्दाख में पोस्टिंग है। कंपनी बोला ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा तुमको दिया जाएगा, तो तकलीफ में रह रहते। तो हाई ऑल्टीट्यूड हाई हिल अलाउंस, ये प्रोविज़न थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस बहुत सारा हाइट है ना सी लेवल से, डिफरेंट हाइट में डिफरेंट एग्जाम्पशन दिया हुआ। तो मिनिमम 300 है और मैक्सिमम 7000 तक। सियाचेन लद्दाख 7000 पर मंथ एग्जेम्प्टेड होता। तो एरिया टू एरिया, तो शाम में दार्जिलिंग होगा तो 300 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्टेड है। तो शाम में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो तुम 300 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्टेड करके छोड़ दोगे। हाइट तुमको पता नहीं है, तो हाई ऑल्टीट्यूड लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1014 रुपीज 300 पर मंथ टू रुपीज 7000 पर मंथ, ये लिख के छोड़ दे रहे हैं। जो एरिया में जैसा है, एरिया टू एरिया वेरी करता, रुपीज 300 पर मंथ टू 7000 पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंस, अलाउंस रिसीव्ड, मिडिल कॉलम, अंडरग्राउंड अलाउंस रिसीव्ड। अंडरग्राउंड तो जो माइनिंग्स में काम करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उन लोग तकलीफ में काम करते हैं, तो उन लोग के लिए एक एग्जाम्पशन दिया गया, लेस एग्जाम्पशन, वही एक ही रूल अंडर सेक्शन 1014 रुपीज 800 पर मंथ। जितना दिन तुम वहां पे हो रहोगे उतना दिन का एग्जेम्प्टेड है। इस पार्टली टैक्सेबल, पार्टली जो एग्जेम्प्टेड अलाउंस है, इसमें एक चीज याद रखना है। याद कैसे रहेगा? चिल्ड्रेन एजुकेशन 100, चिल्ड्रेन हॉस्टल 300, ट्रैवलिंग जितना ऑफिस पर्पज खर्चा हुआ, यूनिफॉर्म पर्पज में जितना खर्चा हुआ, और अभी बोले अंडरग्राउंड अलाउंस और हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, और एक होता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। रिसीव, ट्राइबल एरिया अलाउंस रिसीव। तुम ऐसे जगह पोस्टिंग हो जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग को बहुत सारा ड्यूटी करना पड़ता है, पर वोडाफोन ऐसा सेंटर बनाया जो जहाँ पे ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग है उसका कस्टमर को, कस्टमर केयर में जो लोग है, तो उन लोग को एक्स्ट्रा पैसा दिया। तो एक्स्ट्रा पैसा में एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 रुपीज 200 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ऐसे और दो चार तो अलाउंस है, साम्स करते हुए कोई प्रॉब्लम आएगा तो देख लोगे किताब में। सारा प्रोविजन बोलना पॉसिबल नहीं है, हम छोटा नोट देना चाहते हैं तो भी इन डिटेल में दे दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? बेसिक डे, बोनस, ओवर टाइम कमीशन। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस करेंगे। अलाउंसेस का फर्स्ट पार्ट है फुल्ली टैक्सेबल, सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा। सेकेंड पार्ट है पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। इसमें एक इंपॉर्टेंट अलाउंस है जो कैलकुलेशन में आता है, वो है हाउस रेंट अलाउंस। लिखो, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव।
हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, चालू करो, कंटिन्यू। रिसीव्ड, हाँ पार्टली में, मिडिल कॉलम, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड लेस exemption अंडर सेक्शन 1013A रूल 2A, इसका प्रोविजन अलग है, इसलिए बाकी सब 1014 में बोल रहे थे, इसमें है 1013A रूल 2A, कुछ एग्जाम्पशन का रूल है, ये कैलकुलेशन सीखना है। पहले 3 बोले थे, इसका एक कैलकुलेशन होगा, अभी हाउस रेंट अलाउंस का एक कैलकुलेशन होगा, समझे? तो इतना अलाउंसेस याद रखो, हम लोग उतना में काम हो जाएगा। इसके बाद बोलेंगे अलाउंसेस को 3 पार्ट बोले ना, एक पार्ट फुल्ली टैक्सेबल, एक पार्ट बोले पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड, और एक होता फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली एग्जेम्प्टेड तो टैक्स नहीं होगा। अलाउंसेस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सी पार्ट, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, allowances received outside India, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, बाहर में नहीं जाएगा, क्रॉस और टैक्सेबल नहीं है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड, तो बोला बाहर में अलाउंस क्यों मिलेगा? जो इंडियन एम्बेसीज है, जिन लोग बाहर में काम करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट उन लोग का पेमेंट करते तो बहुत सारा फैसिलिटी देते हैं, तो ओनली बेसिक टैक्सेबल होगा, कोई भी अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होगा। अलाउंसेस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो अलाउंसेस का 3 पार्ट हो गया, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हो गया, हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किए बोले। अभी थर्ड पार्ट बताएंगे। थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे 3 नंबर पार्ट, डीम्ड सैलरी। डीम्ड सैलरी, डीम्ड सैलरी, डीम्ड सैलरी का मतलब सैलरी मिल रहा है, बाद नहीं मिल रहा है, तो बोले क्या बात है? मिल रहा है बट अभी नहीं मिल रहा है, बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, उसको डीम्ड सैलरी बोलते हैं, वो भी टैक्सेबल होगा। डीम्ड सैलरी 2 ठो होता है। नंबर ए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ बोलते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ब्रैकेट में लिखो, इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी इज टैक्सेबल। In excess of 12% salary is taxable. Employers contribution to recognized provident fund. एम्प्लॉयर तुम्हारा नाम पे प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहे हैं, तुमको वो चीज़ कब मिलेगा? रिटायरमेंट का बाद, तब टैक्सेबल होगा, इसलिए उसको डीम्ड सैलरी बोलते हैं। 12% तक नथिंग इज टैक्सेबल। कंपनी तुमको 14% सैलरी का प्रोविडेंट फंड दिया, तो कितना टैक्सेबल होगा? 12 से ऊपर कितना है? 2%। 2% थर्ड कॉलम में जाएगा। इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी बोले ना, 10% दिया, क्या होगा? नथिंग इज टैक्सेबल। 20% दिया, 12% का ऊपर कितना है? 8%। 8% टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड
इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी टैक्सेबल होगा। बी पार्ट में लिखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट credited to RPF. RPF means recognized provident fund in excess of 9.5% interest is taxable. In excess of 9.5% interest is taxable. मतलब समझ में आया? सोचो प्रोविडेंट फंड में 10% इंटरेस्ट तुमको दिया जाता है, कितना टैक्सेबल होगा? 0.5% टैक्सेबल होगा। तुमको 9% दिया जाता है, कितना टैक्सेबल होगा? नथिंग इज टैक्सेबल, नहीं होगा। ये डीम्ड सैलरी दो ठो होता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी और इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। हम बोले अभी जो सैलरी, क्वेश्चन है सैलरी का मतलब क्या हुआ? अभी तक तो हम बहुत कुछ बोल दिए हैं, बेसिक डे, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, अलाउंसेस, बहुत कुछ बोल दिए हैं। तो सैलरी का मतलब क्या? 12% हम कौन सा पर किसका पर कैलकुलेट करेंगे? अब सैलरी का मीनिंग बता रहे हैं। सैलरी मेरा नोट के हिसाब से नंबर 1 पार्ट प्लस नंबर 2 पार्ट प्लस नंबर 3 पार्ट। अभी तक तो तुम लोग 3 पार्ट सिखाए ना, तीनों पार्ट के लिए कोई भी चीज कैलकुलेट करना है, कभी भी जरूरत होगा सैलरी कैलकुलेट करने, तो सैलरी इक्वल्स टू क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे डीपी। ये ऑलवेज नहीं होगा, यहां पे लिख दो इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सामने बोल दिया नॉट फॉर्मिंग, तो कैलकुलेशन में हम नहीं लेंगे। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट में इसको लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बेसिक आसाम में कुछ नहीं बोला, डीए लेंगे, अब मानेंगे फॉर्मिंग प्लस 3 चीज लेंगे, बेसिक, डीए और कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स मीन्स और टर्नओवर, ये 3 चीज लेके सैलरी कैलकुलेट होगा। हम लोग जो अभी एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ निकाले 12%, हम ऊपर में जितना कुछ लिखे हैं वो सब नहीं लेंगे। बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर, ये 3 चीज लेके सैलरी कैलकुलेट होगा। पहले 3 पार्ट में जहां पे सैलरी का जरूरत होगा, सैलरी का मीनिंग यही है। देखो हम लोग 3 पार्ट इजीली सीख लिए, कितना इजी हो गया सैलरी। फर्स्ट पार्ट बेसिक, डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन। सेकेंड पार्ट अलाउंसेस, थर्ड पार्ट डीम्ड सैलरी। अभी फोर्थ पार्ट एंड फाइनल पार्ट वो होता है पार्क्विजिट्स। अभी हम लोग पार्क्विजिट्स का नोट देंगे। सर बोलो। चार्जिंग सर। थैंक यू। पार्क्विजिट्स हेडिंग करो। अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 पार्क्विजिट्स। क्या पार्क्विजिट्स? पार्क्विजिट मतलब बेनिफिट्स, फैसिलिटी। कंपनी तुमको पैसा दे रहा है तो टैक्सेबल हो जा रहा है,
तो एम्प्लॉय को थोड़ा सेव करने के लिए एम्प्लॉयर बेनिफिट देने लगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है बेनिफिट्स ऑल्सो टैक्सेबल, परक्विजिट्स ऑल्सो टैक्सेबल। तुमको एवरी महीने में एक पैकेट मिलता है, पैकेट के अंदर बेसिक रहता, डीए रहता, ओवर टाइम पैकेट ना अभी चेक में देता, जो भी हिसाब तो रहता है जो तुम्हारा नाम पे बेसिक इतना, डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, पर परक्विजिट्स पैकेट के अंदर नहीं रहता, बट टैक्सेबल। रेंट फ्री एकोमोडेशन घर के पैकेट के अंदर डाल के देंगे। तो परक्विज में हम परक्विज को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। परक्विज का 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट रेंट फ्री एकोमोडेशन। तुमको कंपनी नौकरी तो दिया है, साथ में रहने के लिए घर दिया, होता ना, हमको नौकरी मिला साथ में क्वार्टर्स मिला ऑफिस से, तो क्वार्टर कंपनी नहीं देता, तुमको तो रेंटेड घर में रहना पड़ता, उसके बदले में तुमको रेंट पे करना पड़ता। इनडायरेक्टली कंपनी तुमको बेनिफिट दिया ना, तो बेनिफिट्स ऑल्सो टैक्सेबल। रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री में तुमको रहने दिया, इसमें सैलरी का कैलकुलेशन अलग होगा। इसका पहले जितना भी कैलकुलेशन हुआ सामने, पहला 3 पार्ट के 4th पार्ट है, पहला 3 पार्ट के लिए सैलरी क्या क्या लेंगे, बेसिक, डीए, कमीशन और सेल्स, याद कर लेना। और रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए डीम्ड सैलरी का पहले तक जो लिखे हैं, डीम्ड सैलरी का पहले तक जो रेगुलरली मिल रहा है थर्ड कॉलम में, जो थर्ड कॉलम में जितना चीज है, डीम्ड सैलरी का पहले तक, मतलब यहां तक जितना भी थर्ड कॉलम में है जो रेगुलर मिलता है वो सैलरी में लेंगे। क्या बोले समझ में? डीम्ड सैलरी का पहले तक, इसलिए हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तुमको शाम करने में इजी हो जाता है। तुम डीम्ड सैलरी पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन कर लिया, एलओ से पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन कर सकते हो, और दिमाग ठीक रहना चाहिए। इसलिए हम क्या स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी इक्वल्स टू क्या होगा लिख देते हैं, सैलरी इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए और डीपी, वही सेम रूल, फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग का रूल सेम, इफ फॉर्मिंग तब लेंगे, प्लस वहां पे क्या क्या लिए थे, बेसिक डीए, कमीशन ऑन सेल्स, यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स नहीं, कोई भी कमीशन हो, बेसिक डीए, कमीशन, बोनस, ओवर टाइम, प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंसेस, तुम बोलोगे टैक्सेबल अलाउंसेस क्या, हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे, चिल्ड्रेन एजुकेशन तुमको कितना मिला, 40,000। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला, 40,000 मिला था, पर थर्ड कॉलम में कितना लिखे, तो हम लोग का टैक्सेबल मतलब 40,000 नहीं लेंगे, हम लेंगे 37,600। जितना थर्ड कॉलम में गया उतना, क्या बोले समझ में? तो पहला 3 पार्ट के लिए सैलरी क्या बोले, बेसिक डे, कमीशन ऑन सेल्स, 3 चीजें लेंगे। अब पार्क्विज का क्या लेंगे, वो तो लेंगे, प्लस बोनस, प्लस ओवर टाइम, प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। तुम बोलोगे पेंशन तो लिखे थे ऊपर, पेंशन रेगुलर मिलेगा ना, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, ग्रेचुइटी रेगुलर मिलेगा, लीव सैलरी रेगुलर मिलेगा, एडवांस सैलरी रेगुलर मिलेगा ना, एरिया सैलरी रेगुलर मिलेगा, नहीं मिलेगा सब चीज, इसलिए कैलकुलेशन में नहीं आएगा। जो चीज रेगुलर मिलेगा और डीम्ड सैलरी का पहले तक कोई भी कैश अलाउंसेस हो, जितना भी थर्ड कॉलम में लिखे हैं सब ले लेंगे। तो याद रखने का टेक्निक क्या है, पहला 3 पार्ट के लिए सैलरी, बेसिक डे, कमीशन ऑन सेल्स, और
पर रेंट फ्री अकोमोडेशन का सैलरी क्या लेंगे, बेसिक डे अकोमोडेशन तो लेंगे, प्लस ओवर टाइम बोनस और टैक्सेबल अलाउंसेस लेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन सीखना है, ये एक प्रोविजन है। हम ऊपर में मार्क किसका इसका किए थे, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, पांच प्रोविजन बोले ना, 6 प्रोविजन मोरलेस थोड़ा सीखना है, बाकी छोटा छोटा प्रोविजन ये 800 200 700 ऐसे याद रखना है, बड़ा प्रोविजन कुछ है नहीं। पर इसका 3 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या बोले, रेंट फ्री अकोमोडेशन। सेकेंड पार्ट बी पार्ट, लाइबिलिटी liabilities of employee, liabilities of employee paid by employer, मानो तुम मेरे पास काम करते, तुम्हारा घर का इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा, तुम ही दोगे, हम कंपनी दे दिए, मतलब क्या, तुम्हारा लायबिलिटी हम पेमेंट किए, इंडिरेक्ट तुमको सैलरी दे रहा ना। कोई भी लायबिलिटी एम्प्लॉयर नहीं देने से एम्प्लॉय को देना होगा, जो लायबिलिटी एम्प्लॉय को देना होगा, ऐसा कोई लायबिलिटी कंपनी दे दे मतलब उसको सैलरी दिया है, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, सीधे थर्ड कलम, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब थर्ड कलम, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। 2-4 पॉइंट बोल दे, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल एग्जेम्प्टेड है बता रहे, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, क्लब बिल, कोई क्लब में खाना खा के आ गया, कोई क्लब में मेंबर हो, कंपनी भर रहा पैसा, सर्वेंट सैलरी, LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कॉन्सेशनल रेट भी हो सकता है। इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा नाम पे लायबिलिटी हो रहा है ना, ये हम बोल रहे हैं एम्प्लॉय का लायबिलिटी, एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉय का लायबिलिटी कंपनी पे। सर्वेंट सैलरी का मतलब क्या हुआ, वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, कुक, तुम्हारा घर में सर्वेंट जो काम करते हैं उसका सैलरी तुम ही दोगे, तो कंपनी दे मतलब क्या, तुम इनडायरेक्ट सैलरी दे दिया। तुम्हारा इनकम टैक्स कंपनी क्यों देंगे, तुम्हारा गैस बिल क्यों देंगे, तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल क्यों देंगे, हम बताएंगे, तुम्हारा बात सही है, बता देंगे, क्वेश्चन कर दिया, तुम्हारा जो कंफ्यूजन है हम क्लियर करेंगे। तो इंटरेस्ट फ्री लोन और एनी ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉय, एनी ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, हम ये नहीं बोले, जैसे तुम्हारा लोन का पैसा एम्प्लॉयर दे दिया, हो सकता है रिपेमेंट ऑफ लोन, देखो रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन, लिखे, हम और लिख देते हैं, इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। एनी ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉई
is paid by employer. Any obligations of employee paid by employer. समझे? तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। ठीक है? एक मिनट, तो फर्स्ट पार्ट में रेंट फ्री पार्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोले? रेंट फ्री एकोमोडेशन। सेकेंड पार्ट लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। तुम्हारा लाइबिलिटी एम्प्लॉय पे किया, वन नोट क्या हो रहा है? एनी लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। एनी बोले स्टूडेंट, सोचो चिल्ड्रन के एजुकेशन एक्सपेंस एम्प्लॉयर दे दिया, एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे एक प्रोविजन है, 1000 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्टेड होता, हम बाद में बताएंगे उसको, डिटेल प्रोविजन बाद में बताएंगे। बी पार्ट हो गया। तो पार्क्विज का 3 पार्ट बोले थे, रेंट फ्री एकोमोडेशन, लाइबिलिटी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे एक चीज याद रखना, टेलीफोन बिल एग्जेम्प्टेड होता, टेलीफोन बिल एग्जेम्प्टेड, टेलीफोन बिल एम्प्लॉयर देता, टेलीफोन मोबाइल का बिल, टेलीफोन बिल और मोबाइल बिल जो भी हो ये एग्जेम्प्टेड है। मोबाइल बिल एग्जेम्प्टेड, टेलीफोन मोबाइल बिल एग्जेम्प्टेड होता। अच्छा, मेडिकल बिल, मेडिकल बिल देता ना कोई हॉस्पिटलाइज होने से, हॉस्पिटल का जो बिल होगा वो बिल तुम कंपनी में सबमिट किया, कंपनी पैसा दे दिया, उसको क्या बोलते हैं? रीइंबर्समेंट। बिल सबमिट करने के बाद जो पैसा मिलता उसको क्या बोलते हैं? रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल इफ ट्रीटमेंट मेड इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल 100% exempted. इफ ट्रीटमेंट मेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम 100% टैक्सेबल। क्या बोले समझ में? तो लिखो मेडिकल बिल, इफ ट्रीटमेंट मेड इन गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल हंड्रेड परसेंट एग्जेम्प्टेड। अदरवाइज 100% इज टैक्सेबल। क्या बोले समझ में? इफ ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल 100% एग्जेम्प्टेड और अदरवाइज 100% टैक्सेबल। पार्ट क्विज का फर्स्ट पार्ट क्या बोले? रेंट फ्री एकोमोडेशन। सेकेंड पार्ट लाइबिलिटी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे तुम लोग का क्वेश्चन है सर्वेंट सैलरी पहले लिखे हैं, हम उसको चीज वो हम बाद में बता रहे हैं।
आप लिखो लास्ट पार्ट सैलरी का, वो है सी पार्ट, परक्विज का लास्ट पार्ट, फ्री बेनिफिट्स। फ्री बेनिफिट्स इज टैक्सेबल in the hand of specified employee. फ्री बेनिफिट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मेरा नोट में इन डिटेल्स है, हम बोल देंगे कहाँ पे है, हम इन जिस्ट में लिखा रहे हैं। फ्री बेनिफिट इज टैक्सेबल, ऐसे पार्ट वाइज करोगे तुम लोग। फर्स्ट पार्ट बेसिक डे बोनस, एक समय की इतना कुछ रहेगा नहीं रहेगा। फर्स्ट पार्ट में कुछ आइटम रहेगा, सेकंड पार्ट में कुछ आइटम रहेगा, ऐसे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलते हैं, नोट में है, लिखने का जरूरत नहीं है। फ्री बेनिफिट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलते हैं, कोई कंपनी का डायरेक्टर है, किसी के पास कोई कंपनी का 20% वोटिंग राइट है, और जिसका एनुअल सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने से सी पार्ट करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या बोले, सोचो कोई नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, उन लोग के लिए सी पार्ट नहीं है। क्या का कंडीशन फुलफिल करने बोला, 50,000 से सैलरी ज़्यादा है, पर एनम 20% वोटिंग राइट है, और किसी कंपनी का डायरेक्टर है। सुन के करो ना, बाद में बता जाएगा, काम ज़्यादा तो बाद में, प्रोविजन। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं इसमें, टैक्सेबल किसका हाथ में होगा, फ्री बेनिफिट्स टैक्सेबल इन अंडर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, जिसमें से फ्री यूज ऑफ कार एक आ रहा है। फ्री यूज ऑफ कार इसका प्रोविजन है। फ्री यूज ऑफ कार, सारा फ्री। फ्री सर्वेंट, सर आप सर्वेंट ही लिखी जा रहा है, 3 जगह लिख दिए सर्वेंट। फ्री सर्वेंट, फ्री एजुकेशन, फ्री लंच, फ्री अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट मतलब म्यूजिक सिस्टम दे दिया फ्री में, गिफ्ट इन काइंड बोलते हैं। 5,000 रुपया तो एग्जेम्प्टेड है, वो हम नोट में देंगे बाद में। ये सारा फ्री टैक्सेबल होगा, मतलब थर्ड कॉलम फ्री बेनिफिट्स। आप थर्ड कॉलम जोड़ेंगे, थर्ड कॉलम जोड़ने के बाद जो होगा उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी ग्रॉस सैलरी से हमको माइनस करना है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 50,000 है। 16 रोमन 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़ के इंटरनल का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नहीं एग्जेम्प्टेड है, तीनों में जो छोटा है हम बाद में बताएंगे। और 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स।
ये तीनों जोड़ के लास्ट कॉलम भेजेंगे, माइनस कर देंगे ऊपर से, तो हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी के साथ भी अटैचमेंट रहता। तुम बोलो क्या अटैचमेंट, हम शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा। इनकम, सो जो टोटल इनकम निकालने बोला, तो क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक जोड़ देते ना, ये तो हम लोग नॉर्मल प्रोविजन में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। यहां से लेस क्या करते हैं, बोलो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 करने के बाद हो जाएगा टोटल इनकम, इनकम और टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। मतलब सैलरी हुआ, जैसे बिजनेस प्रोफेशन में क्या कर रहे थे, बिजनेस प्रोफेशन के साथ लास्ट में जो जो आधा सोर्स इनकम आ रहा था वो हम लोग जोड़ ले रहे थे, है ना। हम लोग ग्रॉस सैलरी किए, ग्रॉस सैलरी से तीनों 16 होगा। 16 रोमन 1 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एंटरटेनमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। ये तीनों जोड़ के माइनस करने से इनकम फ्रॉम सैलरी हुआ। तुमको सामने इनकम फ्रॉम सैलरी तक करो तो यहाँ पे, यहाँ तक खत्म। तुमको बोला ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, तो और भी आगे जाएंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जोड़ने से ग्रॉस टोटल इनकम। तुमको बोला टैक्सेबल इनकम निकालो, वहां से हम लोग 80 सेक्शन तक चल जाएंगे। शाम का क्वेश्चन का ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग कहाँ तक जाएंगे। अभी तुम लोग का क्वेरी है सर्वेंट का बारे में। हम सर्वेंट 3 जगह लिखे। एक कंपनी जब पैसा दे देता सर्वेंट के लिए, तब सर्वेंट अलाउंस होता है। क्या बोला समझ में, अलाउंस एवरी महीने में देते, रेगुलर। सर्वेंट का सैलरी जब पेमेंट करता परक्विजिट्स, तब अलाउंस नहीं देता। एक ही चीज 3 बार नहीं देगा। तुम्हारा सर्वेंट कंपनी पैसा दिया, तो लाइब्रेरी किसका, तुम्हारा, तब अलाउंस नहीं, सर्वेंट सैलरी दे दे रहा है। आप फ्री बेनिफिट में सर्वेंट, फ्री सर्वेंट क्या है, फ्री बेनिफिट्स का मतलब है, याद रखना, लायबिलिटी एम्प्लॉय का नहीं है, लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, बेनिफिट्स अवेल बाय एम्प्लॉय। फ्री बेनिफिट्स का मतलब क्या है, लायबिलिटी किसका है, ऑफ एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, बट बेनिफिट्स अवेल्ड बाय एम्प्लॉय। इसका मतलब फ्री बेनिफिट्स है। लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर पेड बाय एम्प्लॉयर बट बेनिफिट्स अवेल्ड बाय एम्प्लॉय, दैट इज फ्री बेनिफिट्स। कंपनी का घर, सर्वेंट तुम्हारा घर में काम करते हैं, लायबिलिटी किसका है, कंपनी का। पैसा कौन देता, कंपनी का, तुमको बेनिफिट मिल रहा है। तो लायबिलिटी इन द एम्प्लॉयर, कंपनी का गाड़ी खर्चा कंपनी बियर करता, तुम यूज करते, बेनिफिट अवेल बाय एम्प्लॉय। क्या बोले समझ में आया, फ्री बेनिफिट्स आर, बी और पी, सी पार्ट का डिफरेंस समझ में आया। बी पार्ट में क्या है, लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई, और सी पार्ट में क्या है, लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। क्या बोले समझ में, बी और सी पार्ट में डिफरेंस समझ में आया। तो तुमको बेनिफिट मिल रहा है, तो गाड़ी मिल रहा है, सर्वेंट मिल रहा है, जो लोग रैंक में काम करते हैं उन लोग को मिलता है। ये है इनकम फ्रॉम सैलरी का बेसिक नोट। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में सैलरी का सम्स करेंगे और इन डिटेल नोट करेंगे, और भी इजी हो जाएगा 1-2 सम करने का बाद।
तुम लोग इसको बार बार देखो, हम आज अपलोड कर देंगे। तो ऐसे पार्ट वाइज याद करोगे तो कैसे कैसे याद करना है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो कैसे याद करना है। फर्स्ट पार्ट में बेसिक डे, बोनस, ओवर टाइम कमीशन, एरिया सैलरी, एडवांसरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस। अलाउंसेस का फर्स्ट पार्ट है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, सेकेंड पार्ट में पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, थर्ड पार्ट में फुल्ली एग्जेप्टेड अलाउंस। थर्ड पार्ट में डीम्ड सैलरी। डीम्ड सैलरी दो टो होता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी और इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। इसके बाद आ रहे हैं पार्क्विजिट्स। पार्क्विज का 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है रेंट फ्री अकोमोडेशन, सेकेंड पार्ट है लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, थर्ड पार्ट है लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर पेड बाय एम्प्लॉयर, बेनिफिट्स अवेल बाय एम्प्लॉय। जोड़ देंगे हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, वहां से तीनों 16 माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। ओके